हेलो एंड वेलकम टू। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मेन मेथड के बारे में अच्छे से जानेंगे और डेटा शैडोइंग के बारे में। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अपना नोट्स खोला हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन मेथड। तो मेन मेथड के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं पहले भी। आज थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा कि मेन एक मेथड होता है जिसके आगे पब्लिक स्टैटिक वाइड यूज होता है। पब्लिक स्टैटिक वाइड इसलिए यूज होता है, पब्लिक आपका एक्सेस मॉडिफायर होता है। इसको आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर नहीं यूज करते पब्लिक कीवर्ड का मेन मेथड के आगे, तो आपका जो मेन मेथड है वो एज अ डिफॉल्ट स्पेसिफायर यूज होगा, काम करेगा डिफॉल्ट की तरह। थोड़ा सा लिमिटेशन उस पर लग जाएगा कि आपके मेन मेथड को दूसरे किसी पैकेज में कॉल नहीं किया जा सकता, जबकि पैकेज आपके पब्लिक जो लिखा जाता है, पब्लिक का काम ही होता है कि इनसाइड पैकेज आउटसाइड पैकेज हर जगह एक्सेसिबल होता है। इसलिए पब्लिक लिखना यहाँ पे ठीक समझा जाता है मेन मेथड में, क्योंकि मेन मेथड बाहर के पैकेजेस के क्लास को भी इंपोर्ट करता है, बाहर के पैकेज के क्लास को भी अपने अंदर, ठीक है, एक्सेस देता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे मेन मेथड के बारे में। मेन मेथड में पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, मेन के आगे लगाना इसलिए जरूरी है। देखिए, मेन मेथड को चलाने का काम जेबीएम का होता है, ठीक है। जेबीएम आपके मेन मेथड में पहचानता है कि वो क्लास जिसके नाम के आगे पब्लिक क्लास लिखा हुआ है उसी के अंदर मेन होगा। और स्टैटिक लगने का ये कॉन्सेप्ट है, अगर किसी मेथड के नाम के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज हो जाता है, स्टैटिक नाम का कीवर्ड यूज हो जाता है, तो उसका मतलब ये निकलता है कि इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, स्टैटिक अगर नहीं लगा होता तो मेन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से डॉट मेन मेथड कॉल करना पड़ता। लेकिन स्टैटिक कीवर्ड आपके इस काम को आसान बना दिया। ये भी हम सबसे पहले मेन को देखेगा और क्लास के नाम से इसको कॉल कर लेगा। तो स्टैटिक इसलिए यूज किया गया है कि बिना ऑब्जेक्ट का क्रिएट करने हम अपने मेन एक्सेसिबल हो पाए। वाइड रिटर्न टाइप है, क्योंकि मेन कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं करता। आप यूज कर सकते हो पर मेन नहीं करता। उसके बाद इसके पैरामीटर में आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का आर्गुमेंट हेल्ड करता है। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड व्हेन स्ट्रिंग args लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मेन के आगे हम ये 3-4 कीवर्ड और भी यूज कर सकते हैं। इससे खासा फर्क पड़ेगा नहीं। फाइनल यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज्ड यूज कर सकते हैं, स्ट्रिक या पीपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रेफर होता है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड आप यूज करें, ओके। तो यहाँ लिखा हुआ है क्यों पब्लिक किया जाता है। क्योंकि पब्लिक इसलिए किया जाता है क्योंकि इनसाइड पैकेज आउटसाइड पैकेज हर जगह पे एक्सेसिबल हो सके आपका एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। स्टैटिक के पीछे का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है। जो भी लिखा है मैं नहीं पढ़ता, पर मैंने जो रीजंस बताए उसकी वजह से स्टैटिक लिखा जाता है कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के आपके क्लास को एक्सेस दिया जा सके, ओके। और ये एक स्टैटिक मेथड है, इसलिए आपके क्लास के नाम से इसको एक्सेस मिल जाएगा। मेन मेथड के पीछे वाइड लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं देगा। डोंट रिटर्न टाइप एनीथिंग, डज नॉट रिटर्न टाइप एनीथिंग, इसलिए वाइड लिखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वाइड तो लिखना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं यूज करते, लेकिन आप मेन तो मेथड ही है। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है। लेट सपोज आप मेन मेथड अपने प्रोग्राम क्लास फाइल में 2 बार लिख देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ
क्लास टेक्स्ट नाम का। जब भी क्लास बनाइए पहला लेटर कैपिटल में लिखिए, ये रूल कहता है। ओके, यहाँ लिखिए क्लास और इसको बना दीजिए पब्लिक। कोई दिक्कत नहीं है अगर पब्लिक नहीं बनाते तो, और पब्लिक बना देंगे तो फाइल का नाम क्लास का नाम सेम होना चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसके अंदर एक मेथड लिखा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। इस मेथड के अंदर एक लाइन का कोड में लिखा हूँ और फिर से पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखने जा रहा हूँ। 2 बार मैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यूज करूंगा, लेकिन इस बार मैं देखना चाहूंगा ये जो बाय डिफॉल्ट मिलता है, यानी जो फिक्स है मेन मेथड हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट होल्ड करेगा। हम एक मेथड और बनाते हैं। मान लीजिए हमने हमारा मूड कर गया कि हम 2 मेथड बनाएंगे अपने प्रोग्राम में, और उसका आर्गुमेंट हम इंटीजर टाइप का देंगे। तो हम देखना चाहते हैं ये वाला मेन कॉल होगा या नीचे वाला मेन कॉल होगा। तो आप बताइए कौन सा मेन कॉल होगा। तो इसका जवाब है ऊपर वाला मेन कॉल होगा। क्यों? क्योंकि जेवीएम आपके इस मेथड सिग्नेचर को पहचानता है। ओके, ठीक है। देखिए, आप इस ब्रेसेस को यहाँ भी यूज कर सकते हो। ओके, इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग के आगे 3 डॉट भी यूज कर सकते हो। 3 डॉट का काम होता है वेरॉक्स मेथड, इसको कहते हैं 3 डॉट को वेरॉक्स मेथड। वेरॉक्स मेथड के बारे में आने वाले लेक्चर में हम अच्छे से समझा देंगे आपको कि वेरॉक्स मेथड क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वाला आर्गुमेंट ही चलेगा, ये नीचे वाला आर्गुमेंट नहीं चलेगा। अगर नीचे वाले को आपको चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने क्लास के नाम से। यानी जो प्रोसेस आप करते थे पहले, तो एज अ ये वाला मेथड एज अ क्या काम करेगा, एज अ काम करेगा आपका सिंपल मेथड, नॉर्मल मेथड की तरफ पे बिहेव करेगा। ओके, अब यहाँ सी डॉट मेन को मैं कॉल करने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक बात समझने वाला हूँ कि अब ये कौन से मेन को कॉल करेगा, ये वाले मेन को या ये वाले मेन को। तो यहाँ पे फिर से दिक्कत आ गई उसको, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन से मेन को कॉल करूँ, ऊपर वाले मेन को या नीचे वाले मेन को। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक इसके अंदर एरे नाम का आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टॉपिक है हमारा डेटा शैडोइंग। डेटा शैडोइंग का मतलब होता है व्हेन इन अ प्रोग्राम द नेम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल एंड नेम ऑफ द लोकल वेरिएबल आर सेम कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेटा शैडोइंग। जब हमारे लोकल वेरिएबल का नाम और जब हमारे इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, डेटा शैडोइंग। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेटा शैडोइंग करके। तो एक क्लास बनाता हूँ डेमो नाम का, और इस क्लास के अंदर मैं ये कोड लिखता हूँ। आप कोड में देख सकते हो एक इंस्टेंस वेरिएबल x इक्वल टू 10 लिखा गया है, और एक मेंबर फंक्शन बनाया गया है, मेथड बनाया गया है जिसके अंदर x नाम का पैरामीटर को सेट किया गया है, और यहाँ पे x को प्रिंट कराने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पे x की वैल्यू कमेंट करके, देखिए फर्स्ट लाइन में मैं रन कराना चाहता हूँ इस x को, इस x को, इस वाले x को रन कराना चाहता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एक मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, आप तो जानते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन कर जाएगा, तो वो एक्स का वैल्यू दिखा देगा, और मैं यही एक्स का वैल्यू देखना चाहता हूँ। ओके, तो मैं अभी इसको कमेंट आउट करके आपको दिखाना चाहूंगा एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है। तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 10 है, क्योंकि क्लास लोडिंग टाइम में कोई भी हमने मैनिपुलेशन नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 दिखा दे रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर रन कर गया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में रखा एक्स की वैल्यू 10 है, इसलिए 10 को दिखा दिया। तो अभी तक कोई भी शैडोइंग प्रोसेस नहीं हो रही है, आपके इंस्टेंस वेरिएबल को ही दिखा दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने मेथड को रन किया और यहाँ पे 20 पास कर दिया, जैसे ही 20 पास किया, तो देखिए ये वाला डिप जो मेथड आपने बनाया है, इसके पैरामीटर में यानी एक्स की जगह पे 20 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 20। और जबकि आपके इंस्टेंस वेरिएबल में भी एक एक्स पड़ा हुआ है, तो ध्यान दीजिए ये वाला जो एक्स है ये स्टैक मेमोरी एरिया में जाएगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, और ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये हीप मेमोरी एरिया में जाएगा। तो दोनों अलग अलग मेमोरी एरिया में पड़े हुए एक्स हैं। ठीक है, एक ही मेमोरी एरिया में अगर पड़े हुए एक्स होते तो ये क्या होते, आपस में मर्ज हो जाते, या फिर आपस में कहीं 10 की जगह पे 20 हो सकता था। लेकिन ये अलग अलग मेमोरी एरिया में पड़े हुए हैं, इंस्टेंस वाला हिप मेमोरी में और ये वाला स्टैक मेमोरी में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक काम होगा कि एक्स की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे अब रन किया जाएगा इसको। आप देख सकते हो कि पहली बार कंस्ट्रक्टर चलने पे, ये कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर प्लस कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर चलने पे 10 चल रहा है, जबकि मेथड पे चलने पे 20 चल रहा है। ओके, मेथड चलने पे कितना चल रहा है, 20। लेकिन अगर मेथड के बाहर मैं रन कराना चाहता हूँ, मेथड के बाहर मैं रन कराना चाहता हूँ, तो अभी देखिए आप मेथड के अंदर मान लीजिए एक्स को फिर से आपने क्या किया, चेंज कर दिया, 26 कर दिया। आपने एक्स को क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो डुप्लीकेट वेरिएबल कह रहा है, क्योंकि एक्स तो यहाँ से ग्रैप हो रहा है आपका। तो ये आपका यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ थोड़ा अच्छा लगने के लिए। आप देख सकते हैं लोकल वेरिएबल एक्स 2 बार ले लिया गया है, इसलिए दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। x1 कोई नहीं, 2 बार हो गया ना। या फिर मैं ये दे सकता हूँ x1 इक्वल टू एक्स। ओके, और यहाँ पे मैं दे दूँ x1 इक्वल टू एक्स 2020। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूँ x1 इक्वल टू 21। क्या आप 21 रन करेगा, देखते हैं। 21 रन कर गया। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये वाला ऊपर का जो x है ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है। डेटा शैडोइंग में आप समझने का प्रयास कीजिए कि मेथड का डेटा और आपके ये इंस्टेंस वेरिएबल का डेटा, ये दोनों कैसे चेंज है, मतलब ये वाला एक्स और नीचे वाला मेथड का एक्स कैसे चेंज रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए जो मेथड का एक्स है वो स्टैक में पड़ा हुआ एक्स है, जबकि ऊपर का एक्स आपके हीप मेमोरी में रखा हुआ एक्स है। आपने प्रीवियस सेशन में देखा कि कैसे जेबीएम का मेमोरी अलग अलग आपको ट्रीट करता है। तो इंस्टेंस का आपके हीप मेमोरी में है, और लोकल का आपका एक्स स्टैक में है, इसलिए ये आपस में मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, ये आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, ये आपस में एक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इस प्रोग्राम के थ्रू देखा कि कैसे आपका इंस्टेंस का एक्स और लोकल का एक्स यानी वेरिएबल कैसे अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि अपने इस मेथड को भी दूसरे वेरिएबल में ग्रैब करके कैसे चेंज किया, मैंने कुछ टाइम पहले ये वाला एग्जांपल x1 इक्वल टू 21 किया था ना, ऐसे करके मैंने चेंज किया था।
तो आपने देखा कि कैसे मैंने अपने वेरिएबल को एक लोकल वेरिएबल में सेव करके चेंज कराने का ट्राई किया। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको एक बार फिर से रन कर देता हूँ। ओके, और आ जाता हूँ अपने इस प्रोग्राम पे। तो आपने देखा कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मेन मेथड और डेटा शैडोइंग ही सिखाने का आपको पर्पस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप